Hello everyone, welcome back to Indian nursing classes. Today we are going to discuss one more important topic of medical surgical nursing, सीजर्स और एपिलेप्सी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक एपिलेप्सी या सीजर। एपिलेप्सी या सीजर्स क्या होते हैं? पहले देखते हैं सीजर्स क्या होते हैं। सीजर्स आर एबनॉर्मल सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद इन द न्यूरॉन ऑफ ब्रेन। ब्रेन के न्यूरॉन में सडन और एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का डिस्चार्ज होना एक्सेसिव मात्रा में सीजर्स कहलाता है। सीजर्स क्या क्या होते हैं? ब्रेन के न्यूरॉन में एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एक्सेसिव डिस्चार्ज होना जो कि एबनॉर्मल और सडन होता है, उसे क्या कहते हैं? सीजर्स कहते हैं। और इन सीजर्स का रिकरेंट अटैक, ये जो सीजर्स है ये बार बार होना या इन सीजर्स का रिकरेंट अटैक एपिलेप्सी कहलाता है। और एक और होता है कन्वल्जन जिसको कि सामान्य भाषा में कहते हैं फिट या फिट्स। फिट्स क्या होता है? यह भी एक प्रकार का सीजर होता है। इट इज ए टाइप्स ऑफ सीजर। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें जर्किंग मूवमेंट होते हैं। जर्किंग एग्जाम्पल क्या है? जर्किंग मूवमेंट ड्यू टू मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। इसमें सीजर्स के साथ में जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाती है, मोटर भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको कहते हैं कन्वर्जेंस। तो सिंपली कह सकते हैं कि सीजर्स क्या हैं? एबनॉर्मल सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द न्यूरॉन ऑफ ब्रेन के न्यूरॉन में सडन एबनॉर्मल एक्सेसिव अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का होना सीजर्स कहलाता है। और इन सीजर्स का रिकरेंट अटैक, जो इनको बार बार होना, एपिलेप्सी कहलाता है। और इन सीजर्स के साथ में जब मोटर रिस्पॉन्स भी इन्वॉल्व हो या जर्किंग मूवमेंट भी हो या मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो, तो उसको कन्वर्जन कहते हैं। उस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? कन्वर्जन कहते हैं या फिट्स कहते हैं सामान्य भाषा में। इटियोलॉजी या कॉजेस। अब इसके कॉजेस क्या होते हैं सीजर से एपिलेप्सी के? तो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, हेड ट्रॉमा हो सकता है, टॉक्सिन्स या हाइपर पायरेक्सिया, बहुत ज़्यादा फीवर हो जाना, हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन होना, या सेरिब्रल हाइपोक्सिया, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, किसी प्रकार का इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस हो जाना, बर्थ इंजुरी, बर्थ के समय किसी प्रकार की ब्रेन इंजुरी हो जाना, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म एरर होना, या इडियोपैथिक कॉजेस का मीन्स अननोन कॉजेस, मीन्स जो कि अननोन कॉजेस, किसी प्रकार की जो जांच अपन करवाते हैं एमआरआई सीटी स्कैन, उसमें किसी प्रकार की कोई फाइंडिंग नहीं मिलना एपिलेप्सी या सीजर से रिलेटेड, तो इडियोपैथिक कारण हो सकते हैं। मोस्टली जो 20 ईयर्स से नीचे छोटे बच्चों में जो सीजर्स का कारण होता है वो इडियोपैथिक होता है। कंजेनाइटल डिफेक्ट, और इसमें क्या हो सकता है इडियोपैथिक में? ब्रेन केमिकल का इम्बैलेंस होना, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होना, या जेनेटिक्स कारण भी हो सकते हैं। कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ सीएनएस का कंजेनाइटल डिफेक्ट होना, जन्म के समय से ही कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होना, ये मोस्ट कॉमन कॉजेज होता है बच्चों में एपिलेप्सी का। टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी जो है वो मोस्टली 2 टाइप्स की होती है।
कौन कौन सी? एपिलेप्सी या सीजर्स क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जनरलाइज्ड सीजर्स और पार्शियल सीजर्स। जनरलाइज सीजर्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स इन्वॉल्व होंगे, ये जनरलाइज सीजर्स हैं। तो जनरलाइज सीजर्स रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इसमें क्या होगा? एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा फ्रॉम बोथ हेमिस्फीयर्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स में। और द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ जनरलाइज सीजर्स आर, जनरलाइज सीजर्स के कॉमन टाइप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 है टोनिक क्लोनिक सीजर। टोनिक क्लोनिक सीजर्स को ग्रैंड-मल सीजर्स भी कहते हैं। नंबर 2 पेटिट-मल सीजर्स। नंबर 3 मायोक्लोनिक और माइनर मोटर सीजर। नंबर 4 एटोनिक और एकाइनेटिक सीजर। ये किसके टाइप हैं? ये जो टाइप है ये जनरलाइज्ड सीजर्स के टाइप है। और दूसरा जो सीजर है वो पार्शियल सीजर होता है, वो भी 2 प्रकार का होता है, सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल। पहले हम देखते हैं जनरलाइज सीजर्स में टोनिक क्लोनिक सीजर्स या ग्रैंड-मल सीजर्स क्या होता है। तो ये जो है टोनिक क्लोनिक सीजर या ग्रैंड-मल सीजर्स, ये सीजर्स में 3 फेजेस होती हैं, 3 फेजेस होती हैं। नंबर 1 ओरा फेजेस। ओरा फेजेस क्या होती है? इसमें सिग्नल्स ऑफ एन अप्रोचिंग सीजर्स लाइक इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, हेलुसिनेशन, इंसोम्निया। ये सीजर्स आने के पहले की फेज ओरा फेज। इसमें इरिटेबिलिटी होती है पेशेंट को, रेस्टलेसनेस होती है, उसको हेलुसिनेशन होता है और इंसोम्निया होता है। मीन्स इसको कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं? वार्निंग साइन होते हैं, वार्निंग साइन, कि पेशेंट को वार्निंग मिल जाती है कि उसको सीजर्स आ सकते हैं। जो एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं उनको ऐसा अंदाज़ा लग जाता है इन साइनों से। इसको कहते हैं ओरा फेस। दूसरी फेस होती है टोनिक फेस। टोनिक फेस में क्या होता है? इसमें स्टिफनेस होती है, मतलब कड़कपन हो जाता है मसल्स में, आर्म और लेग्स की मसल्स में 10 से 20 सेकंड तक स्टिफनेस होती है। वो पेशेंट क्या है? अनकॉन्शियस हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है टोनिक फेस में। और थर्ड वन इज क्लोनिक फेस। क्लोनिक फेज में जर्किंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, इसमें जर्किंग मूवमेंट होता है 30 से 40 सेकंड तक। मीन्स ये कन्वर्जन्स की स्टेज है, इसमें कन्वर्जन आते हैं, मतलब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसी फेज में क्या होता है? बाइटिंग ऑफ टंग होने की संभावना ज़्यादा रहती है और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड फिकस, यूरिन और फिकस पास हो जाता है। तो ये हमारा पहला टाइप था जनरलाइज सीजर्स का, टोनिक क्लोनिक सीजर्स। दूसरा है पेटिट-मल सीजर्स। पेटिट-मल सीजर्स, पेटिट-मल सीजर्स को एब्सेंस सीजर्स भी कहते हैं। पेटिट-मल सीजर्स को एब्सेंस सीजर्स भी कहते हैं। ये जो है ये मोस्टली बच्चों में देखने को मिलता है। ब्रीफ पीरियड ऑफ अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, इसमें कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो जाती है 5 से 10 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, और ये यूजुअली बच्चों में होता है। द पेशेंट टिपिकली ए चाइल्ड, ये मोस्टली बच्चों में होता है। शोज ए ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन, और फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हो जाते हैं? ब्लैंक हो जाते हैं। और इसमें रिपीटेड आई ब्लिंकिंग, मतलब पलकों को झपकाना, आई रोलिंग मीन्स आँखों को ऊपर की ओर कर लेना, और लिप्स स्मैकिंग मीन्स होंठों को चबाना या होंठों का फड़फड़ाना इसमें होता है। तीसरा है मायोक्लोनिक और माइनर मोटर सीजर्स। इसमें ब्रीफ जनरलाइज जर्किंग, इसमें जर्किंग होती है, या और क्या होता है? स्टिफनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, एक्सट्रीमिटीज़ में स्टिफनेस हो जाता है, कड़कपन आ जाती है। फोर्थ है एटोनिक और एकाइनेटिक ड्रॉप अटैक सीजर्स, सडन मोमेंट्री लॉस ऑफ मसल्स। इसमें सडन क्या होता है? मसल स्टोन खत्म हो जाती है। तो अगर कोई पेशेंट विक्टिम खड़ा है तो सडन नीचे फॉल डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। ये थे जनरलाइज सीजर्स। अब दूसरा टाइप जो है वो कौन सा है? पार्शियल सीजर्स या फोकल एपिलेप्सी। पार्शियल सीजर्स या फोकल एपिलेप्सी या फोकल सीजर्स, इट बिगिंस विथ फोकल और लोकल डिस्चार्ज इन वन पार्ट ऑफ द ब्रेन।
पार्शियल का मतलब होता है आंशिक रूप से, मतलब आधा, पूरा नहीं। तो इट बिगिंस विथ फोकल और लोकल डिस्चार्ज इन वन पार्ट ऑफ ब्रेन। इसमें ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स इन्वॉल्व ना होकर एक हेमिस्फीयर्स या उसका कोई पार्ट इन्वॉल्व होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ पार्शियल सीजर आर सिंपल पार्शियल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। सिंपल पार्शियल सीजर्स, सिंपल पार्शियल सीजर्स व्हेन ए पेशेंट रिमेन्स अवेकन। इसमें क्या, पेशेंट अवेक रहता है ड्यूरिंग ए सीजर एपिसोड। और सीजर्स क्या होते हैं, इसमें सिंपल होते हैं, सिंपल पार्शियल सीजर। इसको जैक्सोनियन सीजर या समटाइम्स मार्च सीजर भी कहते हैं। ये एक प्रकार का पार्शियल सीजर का जो है टाइप होता है, मार्च सीजर्स। द क्लासिक मार्च बिगिन्स इन थंब एंड प्रोग्रेस अप टू द आर्म। ये थंब से जनरली शुरू होता है, पूरे आर्म तक फैल जाता है, सिंपल पार्शियल सीजर्स। सेकेंड है कॉम्प्लेक्स पार्शियल और साइकोमोटर सीजर्स। मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन एरियन टेम्पोरल बोन। ये मोस्टली टेम्पोरल लोब के एरियाज में मोस्ट कॉमनली इसमें टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होता है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय पीरियड ऑफ अल्टर्ड बिहेवियर अबाउट विच द क्लाइंट इज अनअवेयर। इसमें पेशेंट का क्या है, बिहेवियर अल्टर्ड हो जाता है और वो इसमें अनअवेयर होता है। एक्टिविटीज़ जैसे कि लिप्स स्मैकिंग, पिकिंग अप क्लोज और च्यूइंग, ऐसी एक्टिविटीज़ वो इसमें करता है, लेकिन वो अनअवेयर होता है इन एक्टिविटीज़ से। सिंपल मीन्स जनरलाइज सीजर्स और पार्शियल सीजर्स के बाद एक स्टेज आती है कॉम्प्लिकेशन, अगर हो जाता है, ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है, उसको कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। कंटिन्यूस सीजर्स एक्टिविटी विदाउट ए पॉज। इसमें कंटिन्यूस एक्टिविटी चलती रहती है सीजर्स की 5 to 30 मिनट्स तक, और इसमें कोई पॉज नहीं होता, बीच में रुकते भी नहीं है सीजर्स। इट इंक्लूड्स 2 बैक टू बैक सीजर्स विदाउट a lucid interval, without brief remission of symptom or any seizure lasting more than 5 to 10 मिनट। 5 से 10 मिनट से भी ज़्यादा देर तक, मतलब 30 मिनट तक भी सीजर्स चल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, एडमिनिस्टर सेडेटिव्स लाइक डाइजीपाम। इसमें सेडेटिव्स एडमिनिस्टर करना चाहिए, जैसे कि डाइजीपाम। डायग्नोसिस कैसे करें सीजर्स को या एपिलेप्सी को, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इन्वेस्टिगेशन इसमें है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इसके अलावा आप सीटी स्कैन और एमआरआई भी कर सकते हो, और अदर इन्वेस्टिगेशन तो है ही, जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन वगैरह, जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन वो तो, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ईईजी, सीटी, एमआरआई इसमें किया जाता है। मैनेजमेंट, अब सीजर्स या एपिलेप्सी का मैनेजमेंट कैसे करें, तो प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजुरी इफ द पेशेंट स्टैंडिंग प्लेस ऑन द फ्लोर और इफ़ ऑन बेड पुट साइड रेल्स। इसमें सबसे पहले पेशेंट को क्या करना है, उसको इंजुरी से बचाना है। अगर पेशेंट खड़ा है तो उसको या तो बिठा देना है, और या बेड पर है तो पेशेंट के साइड रेल्स को अप कर देना है। मेंटेन पेशेंट एयरवे एंड डू नॉट फोर्स द जा टू ओपन। पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन फोर्सफुली उसके जा को ओपन नहीं करना चाहिए, उसको सिर्फ साइड लाइन पोजिशन दे देना चाहिए। एडमिनिस्टर्ड आईवी एंटी कन्वर्जेंट एंटी सीजर मेडिकेशन। एंटी कन्वर्जेंट या एंटी सीजर मेडिकेशन देना चाहिए। ये मेडिसिन क्या करती है, स्टेबलाइजिंग नर्व सेल्स को स्टेबलाइज करती है, और जो एक्सेसिव डिस्चार्ज है ब्रेन में उनको कंट्रोल करती है। मेडिसिन जैसे बेलप्रोइक एसिड, फेनेटोइन, कार्बामेजापाइंस, डाइबलप्रोएक्स, गाबापेंटिन, फिनोबार्बिटन, इस टाइप की मेडिसिन जो है एंटी सीजर्स या एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन इनको देना चाहिए। इनके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं इन मेडिसिन के, जिंजिवल हाइपरप्लेसिया हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, निस्टैग्मस, हाइपरग्लाइसीमिया और ब्लड डिस्केरियासिस, मतलब लो प्लेटलेट या डब्ल्यूबीसी काउंट लो हो सकते हैं। जो फेनेटोइन होता है, मतलब जो एप्सोलिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है कॉमनली, फेनेटोइन, उसको एनएस में ही डाइल्यूट करना चाहिए या मिक्स करना चाहिए। डेक्सट्रोज में इसको कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। फेनेटोइन क्या करता है, जो बर्थ कंट्रोल पिल होती है, ओरल कंट्रासेप्टिक पिल, उनके इफेक्ट को कम कर देता है, और ये टेरोटोजेनिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। अगर प्रेगनेंसी में दिया जाए तो ये बच्चे के लिए भी हानिकारक हो सकती है। क्या, फेनेटोइन ड्रग्स। केयरफुली ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सीजर। सीजर्स के समय क्या करना चाहिए, केयरफुली उस इवेंट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, और टाइम नोट करना चाहिए कि कितने टाइम तक सीजर्स आए थे, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था।
और इसके बाद में सीजर एपिसोड चले जाने के बाद मीन्स पोस्ट इक्टल जो फेज होती है, सीजर्स चले जाने के बाद सक्शन करना चाहिए पेशेंट का, सक्शन फ्लूइड फॉर द एयरवे क्लियरेंस के लिए। टर्न द पेशेंट क्लाइंट हेड टू साइड में कर देना चाहिए। रिमेन विद पेशेंट एंड डू नॉट रिस्ट, पेशेंट को बांधना नहीं चाहिए, रिस्ट्रेन नहीं करना चाहिए और फोर्सफुली उसको पकड़ना भी नहीं चाहिए जब उसको मतलब वो सीजर्स आ रहे हों। उसको सिर्फ क्या करना चाहिए, उसके साथ में रहना चाहिए, उसको करवट दिला दो और उसकी सेफ्टी का ध्यान रखो। कोई चीज़ ऐसी है जिससे उसे चोट लग सकती है तो उसको हटा दो। और लूज रेस्ट्रिक्टिव टाइट क्लोथिंग, अगर उसका टाइट क्लोथिंग है तो उसको लूज कर देना चाहिए। इंस्ट्रक्ट क्लाइंट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ लॉन्ग मेडिसिन, पेशेंट को उसकी जो मेडिसिन है उसको, जिसमें मेडिसिन कई बार पूरी लाइफ टाइम या काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है, तो मेडिसिन के इम्पोर्टेंट को के बारे में पेशेंट को बताना चाहिए। समटाइम्स सर्जरी टू रिमूव एपिलेप्टिक फोकस, कभी कभी इसमें सर्जरी की आवश्यकता भी होती है किसी पर्टिकुलर लोब या पार्ट में उस फोकाई जिसकी वजह से सीजर्स बार बार हो रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय भी किया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया को, तो इसके बारे में भी पेशेंट को बताना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।